हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर और मैं आज आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगी। 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं, बताया जा चुका है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के आए सेक्शन 1 to 75 में, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे 124 to 238। तो अब आपको इस सेमेस्टर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए जाएंगे और यूनिट 1 में जो सिलेबस है वो मैं पहले आपको डिस्कस कर दूँ। इंडिमिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 to 147, इंडिमिटी एंड गारंटी, द कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, मेथड, commencement of liability of the indemnifier, nature of indemnity clause, distinction between indemnity and guarantee, rights, duty of indemnifier and surety, discharge of surety liability, काइंड्स ऑफ गारंटी। तो ये आपका सिलेबस था। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कि देयर कैन बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अनलेस देयर इज समवन प्रिलिमिनरी लायबल इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। एक्सप्लेन द एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। व्हाट विल द पोजीशन ऑफ श्योरिटी इफ द प्रिंसिपल डेप्टर इज माइनर। तो पहले बता दें कि गारंटी के क्वेश्चन कब कब आए हैं आपका अनसॉल्व्ड में से। 2013 में जो सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट द एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी। तो 2013 में लॉन्ग में आया सेकंड क्वेश्चन में। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में आया। 2014 में क्वेश्चन नंबर 1 के लॉन्ग के रूप में आया कि एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। A surety was sued without demanding payment from principal debtor in the first instance. Examine the validity of such proceeding. तो 2014 में भी आया, एक शॉर्ट नोट में भी आया आपके एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी और एक्सटेंट ऑफ को श्योरिटी, मतलब दोनों शॉर्ट नोट्स भी आ गए लॉन्ग में से। अब 2015 में भी ये क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में, डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड डिस्कस इट्स एसेंशियल फीचर्स बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी डिफरेंस, लॉन्ग में आया। फिर उसके बाद सेकंड शॉर्ट नोट है, रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, सेकंड क्वेश्चन में आया। और थर्ड में आया राइट ऑफ श्योरिटी। तो 2015 में भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आया है। 2016 में आया है कि स्टेट द सर्कमस्टांसेस इन विच श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, डिस्कस, सेकेंड क्वेश्चन में आया। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी, और 2017 में भी ये क्वेश्चन आया है सेकेंड क्वेश्चन के रूप में, एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी लायबिलिटी। श्योरिटी वाज सूड विदाउट डिमांडिंग पेमेंट फॉर प्रिंसिपल डेप्टर इन द फर्स्ट इंस्टेंस, एग्जाम द वैलिडिटी ऑफ सच प्रोसीडिंग। तो शॉर्ट नोट में भी ये आया है मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के रूप में। तो आपने देखा कि 2013 से 17 तक, 18 में भी आ रहा है। पहला क्वेश्चन लॉन्ग है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की में श्योरिटी की लायबिलिटी बताइए और नॉन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल डेप्टर क्या है। शॉर्ट नोट में भी पहला शॉर्ट नोट है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी विद इलस्ट्रेशन बताइए, और मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो दोनों को शॉर्ट नोट्स आए हैं। अब 2019 में भी ये क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में कि श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है, और शॉर्ट नोट में भी आया है कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। तो 2013 से शुरू हुआ, लगातार 19 में आ रहा है। तो लगातार ये क्वेश्चन आता रहता है हर साल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में आंसर में जो कंटेन किया गया, कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, 126 की डेफिनेशन है, वो मैं पढ़ के बता दे रही, फिर मैं उसको समझा दूँगी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर एंड क्रेडिटर। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस or discharge the liability of a third person. In case of his default, the person who gives the guarantee is called the surety. The person in respect of whose default the guarantee is given is called the principal debtor, and the person to whom the guarantee is given is called the creditor. A guarantee may be either oral or written. तो सेक्शन 126 क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टी होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर।
श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेप्टर एंड क्रेडिटर। श्योरिटी का मतलब प्रतिभूति, वो व्यक्ति जो गारंटी लेता है कि अगर मूल ऋणी प्रिंसिपल डेप्टर पैसा नहीं दे पाया तो मैं दूंगा। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जो लोन दे रहा है। तो तीन पार्टी हुई, प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर और श्योरिटी। तो यहाँ तीन पार्टी हैं तो तीन कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में होता है। जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर के बीच में होता है। और जो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है। तो ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट में तीन कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तीन अलग अलग लोगों से। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसी हो सकती है? ओरल भी और रिटर्न भी। तो जो लीडिंग केसेस भी आपको दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है बिकमार वर्सेस डैनियल, स्वैन वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, सब आपको लीडिंग केसेस भी बताएंगे और बताएंगे कि एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, रिकवरेबल कब है ये, गारंटी फॉर वॉइड डेप्ट व्हेन इन्फोर्सेबल, गारंटी ऑफ माइनर डेप्ट्स, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन मैंने पढ़ के बता दी, आपको समझ में आ गई होगी। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट ओरल रिटर्न दोनों हो सकता है। इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज इनेबल ए पर्सन टू गेट ए लोन और गुड्स ऑन क्रेडिट और एन एम्प्लॉयमेंट। Some person come forward and tells the lender of the supplier to the employer that he, the person in need, may be trusted, and in case of any default, I undertake to be responsible. For example, in the old case, Bikmar versus Daniel, the court said. देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक व्यक्ति कोई सामान लेना चाहता है या कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी हम गारंटी लेते हैं कि आप इसको दे दीजिए, हमारी गारंटी है, अगर ये कोई डिफ़ॉल्ट करेगा तो मैं आपको इसका पे करूँगा। और इसी में एक फेमस केस डिस्कस किया गया है, बिकमार वर्सेस डर्नल का। यहाँ पर देखिए, दो व्यक्ति दुकान में आए जिनमें से एक सामान खरीदे और दूसरा उसे उधार दिलवाने के लिए विक्रेता को वचन दे दे। यदि वह मूल का भुगतान नहीं करेगा तो मैं दायी हूँगा। इस प्रकार के जो वचन वो दे रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। और इंग्लिश लॉ भी यही कहता है कि अगर हम कोई व्यक्ति को लोन दिलवा रहे हैं, कोई चूक है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपको पे करनी पड़ जाएगी क्योंकि आपने गारंटी ली है। तो पार्टी क्या है? द पर्सन हु गिव द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। ये पहली लाइन में मैंने आपको बता दिया कि जो पर्सन गारंटी देता है वो श्योरिटी है और जो पैसे लोन ले रहा है वो प्रिंसिपल डेप्टर है और जिससे पैसे लिए जा रहे हैं वो क्रेडिटर है। इसका मतलब तीन पार्टी हैं और तीन कॉन्ट्रैक्ट हैं। इंडिपेंडेंट लायबिलिटी डिफरेंस फ्रॉम गारंटी। तो देखिए, यहाँ पर देयर मस्ट बी ए कंडीशन प्रॉमिस टू बी लायबल ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर। ए लायबिलिटी विच इज इनकर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ ए डिफॉल्ट इज नॉट विद इन द डेफिनेशन ऑफ ए गारंटी, टू रिफर अगेन टू बिकमार वर्सेस डैनियल। देखिए, यहाँ की कंडीशन क्या है कि देयर मस्ट बी ए कंडीशन प्रॉमिस टू बी लायबल ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर। जब प्रिंसिपल डेप्टर मतलब मूल ऋणी असफल होगा तभी श्योरिटी की लायबिलिटी शुरू होगी, उससे पहले श्योरिटी की कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। इसका मतलब पहला जो देना है, जिसको पैसा देना है, वो कौन है? प्रिंसिपल डेप्टर ही लायबल है। अब पूछा जाए कि एसेंशियल फीचर क्या है गारंटी के, एसेंशियल फीचर्स क्या हैं गारंटी के, तो सबसे पहले रिकवरेबल डेप्ट नेसेसरी। द पर्पस ऑफ गारंटी बीइंग टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ द डेप्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिकवरेबल डेप्ट इज नेसेसरी। It is the essence of guarantee that there should be someone liable as a principal debtor and the surety undertake to be liable on his default. If there is no principal debt, there can be no valid guarantee. A contract of guarantee is a agreement which the principal debtor, the creditor and the surety, this was to be held by the House of Lords in the Scottish case of Swan versus Bank of Scotland, decided as early in as 1836. The payment of the overdraft of a bank customer was guaranteed by the defendant. The overdraft were contrary to statutes which not only imposed penalty upon the party to such drafts but also made them void. The customer having defaulted, the surety was sued for the loss, but he was not held not liable. तो यहाँ पर the court said that if there is nothing due, no balance, the obligation to make the nothing good amount itself in nothing. If no debt is due, if the banker is forbidden from having any claim against his customer, there is no liability incurred by the
को ऑब्लिगेशन। देखिए ये जो आप केस देख रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। मैं आपको बता दूं कि देखिए गारंटी की कॉन्ट्रैक्ट का एक ही मेन ऑब्जेक्ट है कि जो लोन होगा, लोन को क्या किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा, लोन को सिक्योर किया जाएगा। तो अब यहाँ पर इस केस में एक बैंक के ग्राहक ने अपने खाते पर ओवरड्राफ्ट लिया और उसके भुगतान के लिए डिफेंडेंट ने गारंटी दे दी थी। ओवरड्राफ्ट एक एक्ट के अंतर्गत ये जो था वो क्या था, वाइड था और इन्फोर्सेबल था। ग्राहक ने भुगतान नहीं किया, इसीलिए श्योरिटी पर केस लाया गया। निर्णित हुआ कि वो दायी नहीं। क्यों? न्यायालय ने कहा यदि कुछ भी देना हो तो शून्य लायबिलिटी को पूरा कराने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वाइड होगा। तो अगर कोई लोन पेमेंट करने लायक ही नहीं है और जब बैंक ग्राहक से ऋण का भुगतान प्राप्त करने से वर्जित है तो श्योरिटी भी लायबिल नहीं होगी। तो यहाँ पर श्योरिटी को भी लायबिल नहीं माना गया। देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि जब देखते हैं कि आप बिल्कुल शून्य ऋण के भुगतान के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो सकता है। तो अब गारंटी कैसे हो रहा है ये भी बता दें। गारंटी ऑफ माइनर डेब्ट्स ए सिमिलर प्रॉब्लम अराइज व्हेन द डेब्ट ऑफ ए माइनर हैज़ बीन गारंटीड, द डेब्ट बीइंग वाइड is the surety liability. The court of king bench consider in the question are held that no liability should be incurred by the surety. The head to be report says a loan by way of overdraft made by bank to an infant void under section 1 of the Infant Relief Act 1874, the guarantee of the loan where the fact of infancy is known to all parties cannot be made liable in action of the guarantee. देखिए चाहे जितने भी क्वेश्चंस हो, अब माइनर का डेप्ट क्या है, माइनर के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है कि अगर कोई माइनर क्या करता है, माइनर पर भुगतान देने का कोई दायित्व नहीं होता है। माइनर पे कोई भुगतान का देने का दायित्व है, माइनर पे कोई भी भुगतान देने का दायित्व नहीं है। इस केस में क्या किया गया, एक बैंक ने माइनर को ओवरड्राफ्ट दे दिया और जो इनफैक्ट रिलीफ एक्ट 1874 की धारा 1 के अंतर्गत जो वाइड था, जिन व्यक्तियों ने इस ऋण को भुगतान करने के लिए गारंटी दी वो भी लायबिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि ऋणी का जो माइनर होना बैंक भी जानता था और श्योरिटी भी जानती थी। तो ये एक जस्टिस ओलिवर थे उस समय और उन्होंने कहा कि एक आश्चर्यजनक बात है कि अधिनियम में इसको शून्य बताया गया है कि लायबिलिटी को पूरा करने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्फोर्सेबल कैसे हो सकती है। अगर कोई माइनर अपने ऋण को जो अधिनियम द्वारा वाइड ठहराया गया है भुगतान ना करे तो कैसे कहा जा सकता है कि उसने त्रुटि की है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जब लोन ही नहीं है, कोई ऋण ही नहीं है, तो 1874 का अधिनियम स्पष्ट रूप से बता देता है कि यह कोई मिस्टेक नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनर पर भुगतान देने का कोई दायित्व नहीं था। माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वाइड माना गया है। तो ये आप केस लॉ में भी इस तरह के सब पढ़ के आए हैं और आपने देखा कि माइनर के द्वारा किया गया लायबिलिटी, कुछ माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही शून्य होता है। अब आगे है कंसिडरेशन वर्ड लिखा हुआ है, लाइक अदर कॉन्ट्रैक्ट a contract of guarantee should also be supported by someone consideration. A guarantee without consideration is void, but there need be no direct consideration between the surety and the creditor. Section 127 clearly say consider for guarantee. तो यहाँ पर सेक्शन 127 क्या कह रहा है, एनीथिंग डन और प्रॉमिस, एनीथिंग डन और प्रॉमिस, एनीथिंग डन और प्रॉमिस made for the benefit of the principal debtor may be sufficient considered to the surety for giving the guarantee. देखिए सेक्शन 127 पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रतिफल से संबंधित है, कंसीडरेशन संबंधित है। देखिए अन कॉन्ट्रैक्ट की तरह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कंसीडरेशन का होना ज़रूरी है, परंतु यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि श्योरिटी और प्रिंसिपल डेप्टर के बीच में ही कोई कंसीडरेशन हो। इसका मतलब सेक्शन 127 में स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रिंसिपल डेप्टर के लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए जो भी काम किया जाएगा या वचन दिया जाएगा वह क्या है, श्योरिटी की गारंटी के लिए सफिशेंट कंसीडरेशन है। सेक्शन 127 बस यही आप ध्यान रखेंगे। और जो तीनों एग्जाम्पल दिए गए हैं बेरेक के, वो भी एक बार फिर से बता दें कि ए ने बी से उधार माल बेचने और प्रदत्त करने की प्रार्थना करता है। ए वैसा करने के लिए शर्त पर रजामंद हो जाता है और सी को कीमत की प्रत्याभूति दे देता है, गारंटी दे देता है। तो यहाँ पर वो इतनी टाइम को, इतने तारीख को माल का भुगतान करेगा, गारंटी देता है। तो ये सी के लिए, प्रॉमिस के लिए क्या है, सफिशिएंट
कंसीडरेशन है। यही लिखा हुआ है, यही आपको पढ़ के मैंने समझाया। बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट, ए एग्री टू डू सो, प्रोवाइड सी विल गारंटी द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स, सी प्रॉमिस टू guarantee the payment in consideration of A promise to deliver the good. This is a sufficient consideration for C promise. दूसरा एग्जाम्पल भी है, A sell and deliver good to B, C afterward request A to forbear to sue from the debt for a year and promise that if does not so C will pay for them in default of payment by A, agree to forbear as requested. This is sufficient consideration for C promise. अब तीसरा एग्जाम्पल भी दिया है, इसी तरीके का तीसरा एग्जाम्पल सेम है। तो देखिए यहाँ पर गारंटी फॉर पास्ट डेब्ट भी एक वर्ड दिया गया है, गारंटी फॉर पास्ट डेब्ट, बट ए गारंटी फॉर ए पास्ट डेब्ट शुड बी इनवैलिड। द सेक्शन सेड दैट एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द प्रिंसिपल डेप्टर इज गुड कंसिडरेशन, बट विल द वर्ड्स एनीथिंग डन इंक्लूड थिंग्स डन बिफोर एंड गारंटी वॉज गिवन। द अवध हाई कोर्ट इन द गुलाम हुसैन वर्सेस फैयाज़ अली, देखिए फैयाज़ अली, देखिए भूतकालीन जो पास्ट में जो आपने लोन लिया है उसके लिए जो गारंटी होती है वो पूरी तरीके से वाइड होती है। सेक्शन 127 में डायरेक्टली कहा गया है कि मुख्य ऋणी के फ़ायदे के लिए किया गया काम क्या है, सफिशिएंट कंसिडरेशन रखता है। तो एक प्रश्न पूछा 127 के गारंटी फॉर पास्ट डेब्ट में कि क्या गारंटी में कोई कार्य जो दे रहे हैं क्या वो इन शब्दों में आएगा कि नहीं आएगा। तो अवध उच्च न्यायालय ने गुलाम हुसैन वर्सेस फैयाज़ अली में इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया था। अब इस केस को अगर डिस्कस करें, ए लीज एग्री टू पे द सम ड्यू अंडर ए लीज बाय सर्टेन इंस्टॉलमेंट एंड आफ्टर ए फ्यू डेज ए पर्सन एक्सिक्यूटेड ए श्योरिटी बाउंड बाइंडिंग हिमसेल्फ to pay a certain amount in default of the payment of installment. The court held that the bond was not without consideration. The decision has been criticized in Pollock and Mullah. The learned editor observe. देखिए एक पट्टे के अंतर्गत किराया बकाया हो गया जिसका पट्टेदार ने किस्तों में भुगतान करने का वचन दिया। कुछ दिनों बाद डिफेंडेंट ने किस्तों का भुगतान न होने के लिए गारंटी की कॉन्ट्रैक्ट किया कि निर्णित हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं था। और इस डिसीज़न को पोलक और उल्ला ने बहुत आलोचना की और अलग अलग लोगों ने कहा कि जो सेक्शन 127 के जो शब्द हैं बिल्कुल अननेचुरल निकल रहे हैं। यहाँ एक्सिक्यूटिव कंसिडरेशन को मान्यता प्रदान करनी चाहिए, निष्पादित प्रतिफल जो उसी समय किया गया हो। पास्ट के कंसिडरेशन को कोई भी मान्यता नहीं मिलेगी। तो जो ये डिसीजंस आए हैं वो जो सेक्शन 127 में आपने थर्ड एग्जाम्पल पढ़ा उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल जस्ट उल्टा है। अगर किसी गारंटी में मिसरिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट हो तो क्या होगा, तो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉट एब्सोल्यूट गुड फेथ। अब देखिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होगी उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, गुड फेथ पे होनी चाहिए। आपको बताए गए हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट गुड फेथ पे बनेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि जो इस तरीके से इंटेंशन से बना हो, कॉन्ट्रैक्ट शुरू तरीके से ही वाइड माना जाएगा, शुरू तरीके से ही वो क्या माना जाएगा, वाइड माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, बातों को छिपाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की क्या कहता है, पूरे विश्वास के साथ की संविदा तो नहीं है। देखिए यहाँ पर सेक्शन 142 143 में डायरेक्टली कहा गया हुआ है कि गारंटीड ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड, कोई भी प्रत्याभूति जो दुरुपयोग द्वारा प्राप्त की गई है वो इनवैलिड होगी। तो एनी गारंटी ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर विद हिज नॉलेज एंड एसेंट्स कंसर्निंग ए मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज इनवैलिड। डायरेक्टली बोल दिया गया कि कोई भी प्रत्याभूति जो लेनदार द्वारा उसके ज्ञान और अनुमति से समव्यवहार के तात्विक भागों के बारे में मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की गई हो, इनवैलिड है। 143 और क्या कह रहा है कि छिपाव द्वारा गारंटी क्या होगी, इनवैलिड होगी। अगर कोई गारंटी हमने छिपा कर ली है, कंसीलमेंट करके ली है, वो भी पूरी तरीके से इनवैलिड मानी जाएगी। तो यहाँ एग्जाम्पल भी आपको तीनों दिए गए हैं, आप एग्जाम्पल भी देख लेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो आप पढ़ लेंगे। और यहाँ पर जो केस बताया गया है लास्ट में, केस भी एक है लंदन जनरल
वर्सेस हॉलवेल का। तो जितनी भी चीज़ें दे रहा है सब में एक चीज़ निकल के आ रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो रिटर्न में होना ज़रूरी नहीं। 126 में लिखा भी हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिखित और मौखिक हो सकती है इंग्लिश विधि में सब्स्टिट्यूट्स ऑफ फ्रॉड के अनुसार। गारंटी तब तक इन्फोर्सेबल नहीं होती जब तक लिखित ना हो और उस पर श्योरिटी के सिग्नेचर ना हो। तो मतलब इंग्लिश लॉ का अलग स्टेटस है और इंडियन लॉ का अलग स्टेटस है। तो यहाँ पर एक आपने देखा कि अब यहाँ पर श्योरिटी और गारंटी और प्रिंसिपल डेप्टर में सब में आपको समझ में आया कि क्या रिलेशन है और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन रही है और उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो अगर आपको फिंगर्स पे याद रखना हो, आप कौन कौन सी बातें याद रखेंगे। सबसे पहले 126 याद रखेंगे कि 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की परिभाषा दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। 3 चीज़ें निकल कर आई, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर और क्रेडिटर। और श्योरिटी का काम क्या होता है। श्योरिटी वो व्यक्ति होता है जो गारंटी लेता है कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर नहीं लोन दे पाया तो मैं लोन दूंगा। प्रिंसिपल डेप्टर कौन है, वो व्यक्ति है जो लोन लेता है। क्रेडिटर कौन है, वो व्यक्ति है जो पैसे देता है। तो सेक्शन 126 में ये बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैसी हो सकती है, ओरल और रिटर्न भी हो सकती है। क्या क्या चीज़ें बताई गई वो मैंने आपको पूरा डिस्कस किया, फीचर्स बताए कि क्या क्या चीज़ें हैं। माइनर के बारे में मैंने पोजीशन बताई। 127 बताया कि कंसीडरेशन फॉर गारंटी, कंसीडरेशन का होना कब ज़रूरी है, कब क्या है। 142 बताया कि गारंटी में कभी भी मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, अगर है तो वो इनवैलिड है, अगर वो कंसीलमेंट है तो वो इनवैलिड है। गारंटी हमेशा राइटिंग में हो, कोई ज़रूरी नहीं ओरल भी हो सकती है, उसका भी आपको मैंने बताया। इंग्लिश लॉ में रिटन होना ज़रूरी है लेकिन इंडियन लॉ में ओरल और रिटन दोनों हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा। इसमें केस लॉ अपने इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। बेकमायर वर्सेस डैनियल का है, स्वाइन वर्सेस बैंक ऑफ स्कॉटलैंड का याद रखना है, काउंट को वर्सेस ब्राउन लेके का याद रखना है। जो केसेस लॉ दिए गए हैं वो आपको सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ याद रखने हैं। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि आप ये भी ध्यान रखेंगे कि किस सेक्शन से किस सेक्शन को यूज़ किया गया है। 126 को आया है, 127 है, 142 है, 143 है। इन सेक्शंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि इन सेक्शंस को आपको आंसर में कवर करना है। फिर से ध्यान दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 126 में क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर एंड क्रेडिटर दिया गया है। 142 में दिया गया है गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड, और 143 में दिया गया है गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट इनवैलिड। और फिर 126 अगेन कब क्या दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रिटर्न होनी चाहिए इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग ओरल और रिटर्न दोनों हो सकती है। तो ये आपको क्वेश्चन 2 डिस्कस किया, ये आपको क्वेश्चन 2 डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, समझ में आपको आ गया होगा। और अब इस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको क्वेश्चन पूछ लूँगी और आप लोग क्वेश्चन का जवाब अपलोड कर देंगे। अगर आपको कोई कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद हो, तो कौन कौन से सेक्शंस को लिया गया है वो ज़रूर आप याद रखेंगे। सेक्शन 126, 142, 143, 127, 4 सेक्शंस को फोकस किया गया है और चारों सेक्शंस आपको याद रखने हैं। 126 में डेफिनेशन दी गई थी, 127 में कंसीडरेशन फॉर गारंटी है, 142 में गारंटी ऑब्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इनवैलिड है, 143 में गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट इनवैलिड है, और 126 में ही राइटिंग नॉट नेसेसरी है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी और आपको मेरे ख्याल से कोई भी इस क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं हो रही होगी। थैंक यू। ये सेकंड क्वेश्चन आपका यूनिट 2-1 का सेकंड क्वेश्चन समाप्त हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पढ़ रहे हैं, LLB 3 ईयर सेकेंड सेमेस्टर का। तो आप इस क्वेश्चन को लर्न कर लेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू।